संजीव जी, ईवीएम पे हम लोग लगातार बात करते रहे हैं और वो इसकी वजह से अम्बेडकरनामा स्लो भी हो गया है, डिमोनेटाइज भी हो गया है। कल जो 150 ईवीएम पकड़ाया और सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, उन्होंने वेकेशन के बाद इस पे निर्णय देंगे, तब तक 4 जून को नई सरकार बन जाएगी। पूरे देश में आज कपिल सिब्बल उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। ये क्या है? मतलब इतनी बड़ी लोकशाही का क्या मजाक बन रहा है क्या? अगर किसी को 17 सी पहले भी लोग देते थे, 17 सी साइन करके। जी संजीव जी। देखिए, जो ईवीएम को लेकर जो दो तरह के भ्रम और दो तरह की बातें लगातार उठती रही। पहले तो लगातार ईवीएम को लेकर ये बात उठती रही कि ईवीएम हैक हो सकता है, लेकिन ईवीएम हैकिंग की जो धारणा थी वो अब लगभग तय है कि वो हैक नहीं हो रहा था। ये ईवीएम बदलने की एक प्रक्रिया होती है, और एक जो सबसे बड़ी चुनौती अब ये आ गई है कि ईवीएम अगर बदला जा सकता है तो इसकी क्या गारंटी कि अगर प्रशासनिक मशीनरी बेईमान हो तो बैलेट बॉक्स भी बदल दिए जाएंगे और रास्ते में बैलेट बॉक्स चेंज हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो अब ये सवाल सारा जो उठा है वो मशीनरी का नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी का नहीं है, मसला है प्रशासनिक मशीनरी के बेईमानी का। तो इंटेंशन। ये प्रशासनिक मशीनरी के बेईमानी को दुरुस्त करने के लिए ऊपर से नीचे तक, देखिए, अगर पीठासीन अधिकारी बेईमान नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन चाहे जितना बेईमानी कराना चाहे नहीं करवा पाएगा। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। झारखंड में एक मेरे जानकार पीठासीन अधिकारी हजारीबाग में इलेक्शन करा रहे थे। मैंने उनसे पूछा 17 सी को लेकर कि 17 सी का क्या किया? कहा कि हमसे किसी ने मांगा भी नहीं और हमने दिया भी नहीं। तो राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक दल, हमने एक प्रत्याशी से बात करी जो बिहार में कैंडिडेट हैं और आरजेडी से कैंडिडेट हैं। मैंने उनसे पूछा 17 सी को लेकर, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। खुद उनको ही लगता नहीं, है कुछ पता 17 ही सी का नहीं है। आइडिया नहीं था। और जो दूसरी बड़ी बात ये थी कि मैंने कहा कि भाई वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा आपने कैसे निकाला? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक मतलब कि प्रिंट आउट हाँ मैंने हाँ, ठीक निकाल है। कर रख लिया था। तो उन्होंने ये कहा, तो मैं कहा कि अगर ये प्रिंट आउट तो आपने निकाल कर रख लिया, लेकिन अगर 17 सी ना होगा आपके पास और वहां अगर 17 सी आप बदल दें, स्ट्रॉन्ग रूम में बदल दें, कोई दूसरी मशीन लग जाए, फिर उसके पास आपका क्या उपाय होगा? तो फिर कहे हाँ, ये तो समझ में बात आ रही है। तो अब मुझे समझ में एक आ रहा है कि राजनीतिक दल जो है, जो पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, देखिए, बेईमान मशीनरी हो सकती है, लेकिन उस बेईमानी को रोकने के लिए जो राजनीतिक तंत्र है, राजनीतिक तंत्र क्या कर रहा है, जो पॉलिटिकल जेपी पार्टियां साहब, हैं हाँ। वो क्या कर रही हैं? और एक चीज ये बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दे भी देता है 17 सी का, लेकिन जब राजनीतिक दल सजग नहीं रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर उनके कार्यकर्ता, देखिए लंबा इलेक्शन है, कई जगह स्ट्रॉन्ग रूम में पिछले महीने ही आ गया बैलेट बॉक्स, आपने ईवीएम आ गया। अब उस समय से अब तक 4 जून तक उसकी निगरानी के लिए कार्यकर्ता जो है, जब तक सजग नहीं रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रूम के चारों तरफ नहीं रहेंगे। सुप्रिया सुले ने शिकायत करी कि बारामती कंस्टिट्यूएंसी में 45 मिनट तक जो लाइट थी, कैमरे की लाइट ही चली गई और 45 मिनट में अंदर क्या हुआ होगा, वो कलेक्टर ने बयान दिया कि नहीं, अंदर के तो कैमरे काम कर रहे थे, वो तो टेक्निकल हिस्सा, इसमें स्क्रीन से वो सारा कुछ आना गायब हो गया था, अंदर की स्थिति नहीं दिख पाई थी, वो स्क्रीन में कोई टेक्निकल अंदर फॉल्ट था, उसको ठीक कर रहे थे। लेकिन अब 45 मिनट में अगर किसी ने ईवीएम चेंज कर दिया होगा तो फिर उसकी क्या गारंटी है? तो ये जो सारी चीजें हैं, अब इसके लिए तो भाई राजनीतिक दल जो है वो अपनी लड़ाई उनको खुद लड़नी पड़ेगी कि स्ट्रॉन्ग रूम के चारों तरफ वो पहरा दें। कोई भी ऐसी गतिविधि हो, तो जैसे जौनपुर में जो कल घटनाक्रम बता रहे हैं कि 150 ईवीएम आ गया, तो 150 ईवीएम आ गया, कलेक्ट्रेट में खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि ईवीएम मशीनें, अगर वो अतिरिक्त ईवीएम मशीनें हैं तो उनको चेक करवाए कि भैया इसमें क्या अंदर वोटिंग हुई है, क्या इसमें बटन दबे हुए हैं। देखिए, अगर ईवीएम मशीन चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक क्लियर कट सिस्टम ये है कि किसी भी बूथ के पैरेलल किसी जगह पे बटन दब रहे हैं और उतना ही वोट वहां पड़ रहा है उस ईवीएम में भी जितना वोट पड़ रहा है बूथ के ईवीएम पे। लास्ट में उतने ही बूथ पे उसी ईवीएम, उसी नंबर का ईवीएम स्टिकर लगा के ये रास्ते में जो
कहीं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या स्ट्रांग रूम में ये चेंज होने की प्रक्रिया होती है। तो अब ये परिस्थितियों को रोकने के लिए तो राजनीतिक दलों को मुस्तैदी करनी पड़ेगी। अगर प्रशासनिक तंत्र अगर इसमें अगर हेराफेरी कर रहा है तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों को ही सजग रहना पड़ेगा। सब कुछ सरकारी संस्थाओं पे भरोसा करके, देखिए कोई भी तंत्र 100% ईमानदार नहीं होता। बहुत जगह सरकारी कर्मचारियों पे सरकार का प्रेशर होता है, रूलिंग क्लास का प्रेशर होता है। बहुत जगह कर्मचारियों का कमिटमेंट होता है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट होता है। कई कांग्रेसी होते हैं, कई आरजेडी के हैं, कई भाजपा के भी कर्मचारी हैं। तो बहुत सारे कर्मचारी 5 बजे के बाद बटन भी दबा देते हैं, 1 घंटा बटन दबाते रहते हैं। तो बटन दबाने के बाद 200, 250 वोट हर बूथ पे बढ़ जाता है। ऐसे वीडियो मैंने कई देखे हैं जिसमें एम्प्लॉय ही बटन दबाया जा रहा था, वेस्ट बंगाल बंगाली भाषा बोल रहा था और हर 2 मिनट बाद बटन दबाया जा रहा था। ये वीडियो वायरल है वेस्ट बंगाल का। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो किसी जमाने में याद था कि बूथ छापने वाली बात थी, तो बूथ अभी भी छपा रहा है। ऊपर से बोलते हैं कि ईवीएम से ईमानदारी आ गई, बैलेट बॉक्स लूट हो जाती थी, बैलेट बॉक्स से वोट बैलेट पेपर लोग छाप देते थे। बिहार में छापने की एक भाषा होती थी कि बैलेट पेपर छाप दिया। तो अब ईवीएम में भी छपाई हो रही है। ये ईवीएम में छपाई नहीं हो रही है, इसका आप 100% नहीं कर सकते, क्योंकि मशीनरी में ऐसे लोग शामिल हैं जो ईवीएम का बटन भी दबा सकते हैं शाम को, अगर वो बेईमान है तो। अगर उनको लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था नहीं है, ईमानदारी नहीं है, कहीं उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, कहीं वो करप्ट है, कहीं उन पे सरकार का दबाव है। तो ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। तो 2 से 4% तो मान के चलिए कि काम हो रहा है। 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने की बात बड़ी बेमानी है इस देश के अंदर, जहां तक मुझे अभी लग रहा है। जी सूरज जी। जी जो संजीव सर बोले उसमें मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, संजीव सर का मानना है कि ईवीएम को नहीं मैनिपुलेट किया। ये साबित हो नहीं पाया है। जो ईवीएम को एज ए मशीन तो डेफिनेटली मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन इससे आगे बढ़ के ये सिलसिलेवार ढंग से ये रिगिंग किया जा रहा है। मैं बताऊं, जो उन्होंने कहा कि ये जो ईवीएम बदलने का ये सबसे बड़ा, क्योंकि देश में 19 लाख या 22 लाख से अधिक ईवीएम मिसिंग है, कोड मिसिंग, और उसका जवाब आज तक सरकार दे नहीं पाई है, चुनाव आयोग दे नहीं पाया। ये मिसिंग जो है, और देखिए ये जब भी ये रिप्लेसमेंट होता है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वहां का कलेक्टर है, उसके साठगांठ से होता है। अब ये समझ में आना चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार के थूक को चाटकर भारतीय जनता पार्टी क्यों सरकार में है, क्योंकि उनको पता है कि वो फिर वो जो वाजिबन चुनाव होगा उसमें वो कहीं नहीं है। जी भी सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय से ही इस मुद्दे को हम लोग लगातार उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे वामपंथी लोग होते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग होती है उनके कैडर्स की, या फिर कांशीराम जी अपने कैडर्स की ट्रेनिंग लेते थे, हालांकि उस समय ईवीएम नहीं था। सोशलिस्ट लोग भी पहले बहुत ही वर्कशॉप चलता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, अध्ययन शिविर चलता था। जब ये बात हम लोग 1 महीना पहले से अम्बेडकरनामा के थ्रू उठा रहे थे, समस्तीपुर में चुनाव से पहले एक प्रेस वार्ता में मैंने सबको कहा था कि भाई आप 17C लेके साइन किए बगैर उठना मत, चाहे जितना रात बच जाए। संजीव जी से हमारी बात इस पर हुई थी। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी, चाहे जिसको टिकट देते हैं या जो बूथ मैनेजमेंट के हैं या जिला अध्यक्ष, इनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती या अपने वोट की रक्षा भी करनी है? ये खाली ऐसे हुले होता है। हुल्ले तो होता ही है ज्यादातर। अब जो लोग होशियार हैं, जैसे प्रयागराज में मान लीजिए, इलाहाबाद में जो इलेक्शन हुआ है, तो इसमें जो उज्जवल रमन सिंह और उन्होंने अपने कैडर को बाकायदे कहा है कि भाई ये फॉर्म 17C अवश्य लेना है, और जो है उसके ऊपर ये कि क्या करना है। फिर जो आज उन्होंने गाइडलाइन जारी की है केजरीवाल की, उसका जो है फोटो कॉपी करके बट रहा है कि उन्होंने क्या क्या कहा है, कैसे कहा है। तो ये बात अपनी जगह पर है। वो 8 करोड़ या 1 करोड़ या 1.5 करोड़ या जितना भी वोट बढ़ा है, इसके बरक्स एक फैक्ट और भी आज सामने आया है। ये जो इन्होंने 5 चरण का आंकड़ा चुनाव आयोग ने कल जारी कर दिया है, उस आंकड़े के अनुसार 19 के चुनाव से केवल 2 सीटों का अंतर है और 19 करोड़ वोट कम पड़ा है अब की बार। 426 और 428 सीटों का मामला है 5 चरण में पिछले
पिछली बार संभवतः 426 पर चुनाव हुआ था, इस बार 428 पर हुआ था, या उस बार 428 पर हुआ था, इस बार 426 पर हुआ। लेकिन उसका जो आंकड़ा इन्होंने दिया है 5 चरण का, उस 5 चरण में 19.4 करोड़ वोट पिछली बार की तुलना में कम है आपकी बात, ये सब आंकड़ा बढ़ाने के बाद भी। तो क्या मायने है इसके? बाकी अब इसके मायने अब लोग लगाएंगे क्या मायने, मतलब जो हो रहा था कि वोट बढ़ गया, ये हो गया, या उस समय हो गया। इसका एक मायना मैं बीच में बता देता हूँ। इसका एक मायना ये है कि कई राज्य जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जैसे तेलंगाना इस समय बीजेपी के कंट्रोल में है, कांग्रेस के कंट्रोल में है, कर्नाटक कांग्रेस के कंट्रोल में है, हिमाचल कांग्रेस के कंट्रोल में है। तो जो राज्य कांग्रेस के कंट्रोल में है, अपोजिशन के कंट्रोल में है, वहां पे प्रशासनिक मशीनरी कोई बहुत ज्यादा मदद करने में विफल रही है, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी वहां पे निष्पक्ष होकर काम करती है। जी भी सर। तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, ज्यादातर लोग तो चुनाव आयोग को अंतिम सत्य मान करके कि अब एक बार चुनाव हो गया, बक्से में बंद हो गया, तो फिर जो गिनती होगी वहां देखा जाएगा। पिछली बार तो विधानसभा में उत्तर प्रदेश में ऐसा कई सीटों पर हुआ कि जहां जो है वो क्या कहते हैं, जैसे जैसे रिजल्ट निकलने लगा, बाकी जो एक जिले में कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बाकी लोग निकलने लगे, अंत में जो बता उसको प्रशासन ने दहशत में लेके हरवा दिया विपक्ष के कैंडिडेट को। ऐसा तो एक मामला इलाहाबाद में ही हुआ था। जैसे फूलपुर सीट पर एक मुस्तफा सिद्दीकी थे, चुनाव में आगे चल रहे थे, और समाजवादी पार्टी इलाहाबाद में हारती गई, उनके लोग जाते गए, अंत में मुस्तफा सिद्दीकी बैठे, और बहुत वो सरल आदमी है। और यही पटेल जिसको अभी लोकसभा का टिकट मिला है, इन लोगों ने 2 घंटा ऐसा वहां जो है नाटक करके और मतगणना रोक दी, एक और दिया और हरा दिया उनको, और वो कुछ कर भी नहीं पाए, दांत चियार के चले आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने साथ किसी ऐसे आदमी को रखा नहीं था जो एक एप्लीकेशन लिख के वहां अपना विरोध दर्ज करा सकता है, जबकि वो मुस्तफा सिद्दीकी खुद जो है MA-LLB है। और जो है वो तो सवाल है कि आज की डेट में आप जैसे शादी होती है, तो आप भी देखिए हाई कोर्ट ने कहा कि जब शादी होती है, आप प्रेम विवाह करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो एक दहेज की लिस्ट भी दोनों ओर से जो है वो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कि जो है आपने लड़की को क्या उपहार दिया और लड़की वालों ने आपको क्या उपहार दिया, उसकी पूरी लिस्ट चाहिए, वरना बाद में दहेज की बात अगर आप कहेंगे तो नहीं माना जाएगा। तो चुनाव आयोग का भी मामला यही होगा कि हर स्टेप पर अब आप लिखत पढ़त में रिसीव कराइए लीजिए, इसके लिए बाकायदे आपको एक अपना मिनी सचिवालय चलाना पड़ेगा, आपको बता दें, और हर पार्टी को अपना बनाना पड़ेगा अगर वो चुनावी राजनीति में इस व्यवस्था में रहती है। क्योंकि चुनाव तो निरक्षर भट्टाचार्य भी लड़ सकते हैं, लेकिन अब जो हाईटेक चुनाव है, इसमें अगर हाईटेक व्यवस्था के साथ जो नहीं लड़ेगा वो चला जाएगा, चाहे इस बार जिसका हो। जी। और ये जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कर्णधार है, उनको अभी ये जो है मालूम नहीं है, आपको बता।